नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां जरा कुछ ज्यादा ही तेज हो गई हैं। अब आप ये समझिए कि ये बात मैंने क्यों कही। वैसे तो हर चुनाव के पहले कुछ ना कुछ ज्यादा सरगर्मियां तेज हो जाती हैं, लेकिन कल जिस तरीके से राहु केतु की एक दिन पहले बात हो रही थी, तो कहीं अब राहु केतु से होते होते बात राम राज्य वर्सेस अब्दुल्ला राज तक आ गई है। तो बयानबाजी देखिए किस तरीके से हो रही है। तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव कर रहे डिप्टी सीएम और आजम खान में जुबानी जंग। केशव मौर्य के बयान पर आजम खान ने किया पलटवार और डिप्टी सीएम की कुर्सी खैरात में मिली। आजम खान ने कहा भीख के नंबर बढ़ाकर बनाया गया डिप्टी सीएम। तो सीधा सीधा उन्होंने तंज कसा और केशव मौर्य ने अब्दुल्ला को लेकर के एक बयान दिया था। तो रामपुर में राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं। समाजवादी को समाप्तवादी पार्टी बताया था और सपा ने आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया। इस बीच बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया, जिसमें आज दोपहर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घनश्याम लोधी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने तमाम सारी विकास की योजनाओं को भी गिनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब घनश्याम लोधी को एक बार मौका दीजिए, फिर देखिएगा विकास की किस तरीके से वो बयार बहेगी जो एक कहीं ना कहीं नजीर बनेगी। तो आजमगढ़ उपचुनाव बना एक सम्मान की लड़ाई। तो सम्मान की लड़ाई और जुबानी जंग पर आई। मोहम्मद आजम खान सांसद। आजमगढ़ में भी कमल खिल चुका है और रामपुर में भी राम राज्य आने जा रहा है। इसको लेकर के कोई संशय किसी को नहीं रहना चाहिए। रामपुर का राम राज्य, अब ऐसा राज्य चाहिए क्या जहां गुंडागर्दी होती थी? अब गुंडा राज नहीं, राम राज चाहिए। वो कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा है कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसे जेल मिलेगी, लेकिन कंस के घर के सिंह जी पैदा होंगे। आएगा वो दिन। ये राम की तौहीन है अब्दुल्ला से उसका मुकाबला करने की। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की तौहीन अपनी ही सरकार से मत होने दो। तो उपचुनाव की जंग में बयानबाजी किस तरीके से हो रही है, जिन मुद्दों को लेकर के बात होनी चाहिए, विकास को लेकर के बात होनी चाहिए, लेकिन बात किसकी हो रही है? राम राज वर्सेस अब्दुल्ला राज की बात हो रही है, तबाही की बात हो रही है, बर्बादी की। आखिर हम किस ओर जा रहे हैं और इससे आम जनता को क्या कुछ मिलेगा इन चुनावों से? जो नेता, जो जनप्रतिनिधि जीत करके आएंगे, कुछ ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे आज कुरुक्षेत्र में जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। और बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी हैं। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। और साथ ही साथ सुशील दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। सुशील जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डीपी यादव जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। डीपी यादव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं किसी राजनीतिक दल के पास नहीं जा रहा हूं सर, मैं उपचुनाव को लेकर के, लोकसभा उपचुनाव को लेकर के बात कर रहा हूं। मैं सुशील दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। विकास की बात कहीं कोसों दूर नजर आ रही है, बात तबाही की हो रही है, बात बर्बादी की हो रही है। कल भी किस तरीके से चर्चा की थी, राहु केतु को लेकर के हो रही है, और अब आज ये राम राज वर्सेस अब्दुल्ला राज। सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा सुशील जी जरा। आलोक जी, एक सन्यासी आदरणीय योगी जी अगर राहु केतु पे बात करें, वो भी निगेटिव सेंस में, तो राहु केतु भी तो अपने हिंदू धर्म के ग्रह ही तो है ना। वो कोई मलेशिया या युगांडा से तो आए नहीं है। अपने ही तो धर्म के राहु केतु है। जो जितने ग्रह होते हैं उनमें एक शनि ग्रह, मंगल ग्रह, तो उसमें राहु केतु भी है। तो अब ये अलग बात है उन्होंने किस सेंस में कहा और क्यों कहा। जहाँ तक विकास की बात करें, मैं भी अब उस पर आऊँगा, लेकिन जब विकास की बात करूँ तो मैं कई समय से लिख भी रहा हूँ फ्रीलांस कलम सुशील दुबे के पेज पर, और बोल भी रहा हूँ। 1600 करोड़ रुपए का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पिछले 5 साल पिछले, और एक ये अब ये लगभग शुरुआत हुआ है। खंडहर बन रहा है, यूपी का ड्रीम प्रोजेक्ट खंडहर बन रहा है।
क्यों बन रहा है इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। वो 1700 करोड़ का है, छोटा मोटा भी नहीं कि 20-50 रुपए का वो हो। इसका कोई जवाब ही विकास नहीं है क्या? ये तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा विकास था। ये वो कौन सी बोलते तो ड्रीम प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश का, वो अखिलेश यादव ने बनाया इसलिए रुका हुआ है। नदी, गोमती नदी का तट सुंदर करने का तो विकास में ही तो आता है ना, वो अखिलेश ने बनाया इसलिए रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? 5 साल के जांची रही। और लखनऊ का सबसे बड़ा वो पॉइंट जहाँ पर दुर्घटना होती है, जहाँ पर वो सब दुनिया को मालूम है, और मैं लिख चुका हूँ, पारा थाना जहाँ पुराना था वहाँ पर 50 मीटर सड़क को ठीक करना, हाईवे को, इसी उत्तर प्रदेश सरकार को और यहीं के मंत्रियों को, चाहे वो कोई मंत्री हो यहाँ का उत्तर प्रदेश का, मैं नाम नहीं लूंगा, और चाहे लखनऊ कोई विधायक हो, सबकी नॉलेज में इस बात को। 50 मीटर सड़क पिछले 7 साल से दुर्घटना, भारी दुर्घटना। लेकिन अब आइए, तो ये विकास नहीं है। ये तो मैंने लखनऊ का छोटा सा उदाहरण दिया जो दिख रहा आंखों से। बिल्कुल। अब आजमगढ़ से आर्यनगढ़ होगा, यही विकास का मापदंड है तो एक अलग बात है जी। और बाकी क्या भाषा। फिलहाल जब हम आम जनमानस की बात करते हैं एक जनसेवक के रूप में, उसको लेकर के विकास की क्या कुछ छवि है और नेता लोग इस कमी को कितना पूरी करते नजर आ रहे हैं। मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। ओपी सिंह जी, मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार से सीधे टिप्पणी ली, चुनाव किस ओर जाता नजर आ रहा है, किस तरीके से लगातार बयानबाजी नहीं लग रहा है कि तेज होती जा रही है? हालांकि 6 बजे से अब से बस थोड़ी देर बाद ही चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। आलोक जी, बयानबाजी अपनी जगह है, हाँ, चुनाव अपनी जगह है। माननीय आजम खां का बड़बोलेपन का और विवादित बयान से पुराना रिश्ता है, कोई नई बात नहीं है, आश्चर्यजनक भी नहीं। ये वही आजम खां है जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था। ये वही आजम खां है जो जयप्रदा के अंतः वस्त्र का कलर बता रहे थे। ये वही आजम खां है जो कह रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो ये IAS अधिकारियों से जूता पालिश करवाऊंगा। ये वही आजम खां है तो 3 दिन पहले बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी को कि ये एहसान फरामोश है। और देखिए कि उन्होंने जो टिप्पणी किया, मान लीजिए केशव जी ने कहा, आप उसकी विवेचना करिए। अगर केशव जी ने गलत कहा है तो आप टिप्पणी करिए, लेकिन यह कहना कि उनकी जमानत जब्त हो गई तो याददाश्त खो चुके हैं, उनको पता नहीं है कि वो चुनाव हारे हैं, जमानत नहीं जब्त हुई है। दूसरी बात, डिप्टी CM का पद खैरात में मिला है, मतलब कि इसके पहले वो कुछ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इसके पहले भी सरकार में डिप्टी CM थे, वरिष्ठ नेता है, इस बार भी डिप्टी CM है। लेकिन आजम खां का भड़काऊ भाषण, ये ओवैसी के छोटे भाई हैं, इन्होंने कहा कि खैरात में मिला। तो भैया आजम खां, आप जो है समाजवादी पार्टी के कितने बड़े नेता हो कि रामपुर में आप भी लड़ोगे, आपका बेटा भी लड़ेगा, आपकी पत्नी भी लड़ेगा, और रामपुर में जिसको चाहोगे वही चुनाव लड़ेगा। वही हालत आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, फिर उसके बाद उनका भतीजा धर्मेंद्र यादव, न रामपुर में इनके पास कोई प्रत्याशी है, ना आजमगढ़ में प्रत्याशी है। और आजमगढ़ की खासियत तो यह है कि जो चुनाव लड़ा जनता को टाटा बाय बाय करके चल दिया। मुलायम सिंह आए। चलिए, फिलहाल इस वक्त अभी इन परिस्थितियों में, इन हालातों में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, ये तो 23 तारीख को फिलहाल पता लगेगा। लेकिन हमारे साथ चंचल जी भी जुड़ गए। चंचल यादव प्रवक्ता हैं सपा के। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। और ओपी सिंह जी को आपने कहा और आजम खान को लेकर के लगातार टिप्पणी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चंचल जी, जरा मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा जरा। देखिए आलोक जी, मैं सबसे पहले बताऊं कि जिस तरीके से ये लोग बहुत सारी अनाप शनाप बातें करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। आप मुझे बताइए, आजम खान साहब के बारे में टिप्पणी कर रही है और थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सर, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है, आप अपनी बात रखिए सर। चंचल जी, चंचल जी, आप अपना बस इतना करिए, स्पीकर बस अपना बंद कर लीजिए बस, फिर देखिए आप मुझे अच्छे से सुनेंगे और आपकी आवाज भी दर्शक हमारे बखूबी सुनेंगे। देखिए, जहां तक मैं बात कर रहा था आजमगढ़ के उपचुनाव के बारे में बात कर रहा हूं, आप देखिए आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर यही बीजेपी के लोग जो है, आप सोचो एक माननीय सदस्य जो लोकसभा 2 बार रहे, 10 बार विधानसभा रहे, उनके ऊपर किताब चोरी, बकरी चोरी, उनके ऊपर बहुत सारे फर्जी मुकदमे इन्होंने
कई सारे फर्जी मुकदमे इन लोगों ने लगाए। और ये लोग आजम खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं। रही बात परिवारवाद का, जवाब मैं दे दूं इनका परिवारवाद जो है, इनका परिवारवाद इनको नहीं दिखाई देता है। ये नहीं बता पाएंगे अमित शाह के लड़के जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना दिए गए, उनके अंदर क्या काबिलियत थी। ये नहीं बता पाएंगे राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह को वो परिवारवाद नहीं दिखाई देगा। आज स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र और पौत्र दोनों भारतीय राजनीति में हैं, दो, एक सांसद हैं और एक विधायक हैं, इनको ये परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीजें परिवार, आप अगर देखें आपको ध्यान होगा जो अनुराग ठाकुर हैं, आपको ध्यान होगा और भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके इनको परिवारवाद, आप ये जो जिस चश्मे से देखते हैं ये उनको ये परिवारवाद नहीं दिखाई देता। चलिए आपका सवाल मैं ले लेता हूं। झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। ओपी सिंह जी, आप लोग इस पूरे जो उन्होंने बताया, जिनको जानकारी भी हो गई होगी कौन किसका पुत्र है और कौन किसका अध्यक्ष है, लेकिन जिस चश्मे की बात की है ओपी सिंह जी, मैं आपका ही सवाल ले रहा हूं। समाजवादी लोग, चंचल जी, मैं आपका ही सवाल अब ओपी सिंह जी से पूछ रहा हूं। इस पूरे परिदृश्य को राजनीति के किस चश्मे से देख रहे हैं? ओपी सिंह से जरा जवाब ले लेते हैं जल्दी से। जी ठीक है, जो सवाल उठ रहे हैं जी, चलिए हाँ ठीक है चंचल जी, अब आप ही का सवाल का जवाब ले रहा हूं ओपी सिंह जी से। जी ठीक है, ओपी सिंह जी अपनी बात रखिए जल्दी से। जी ठीक है सर, आप बोलिए, सुबह शांत हो जाएंगे, आप अपनी बात तो रखिए। जो है क्या नाम 100 बेड का महिला अस्पताल जी, आपको सठियाओं सर वो मुद्दे आपको जनता के बीच में बताने चाहिए मंच में, जहां पर अभी जरूरत है चुनाव को लेकर के। अभी भी आपके पास लगभग 1 घंटे का वक्त है चुनाव प्रचार को लेकर के, वहां बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इनको याद होगा जी, चलिए याद होगा, देखें जी सर, मुझे याद है कुछ चीजें मैं ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। ओपी सिंह जी, अब सवाल पूछा है तो सवाल सुनने का, उसका जवाब सुनने का माता भी तो रखिए चंचल जी। इंटर कॉलेज, एक बालिका इंटर कॉलेज और एक मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? इंटर कॉलेज का निर्माण किया गया जी आजमगढ़ के अंदर। सर वो लंबी चौड़ी फहरिस्त बता रहे हैं आपको, काम किया तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर स्कूल बनवाया तो उसमें छात्र छात्रा शिक्षा भी ग्रहण कर रहे होंगे, अगर अस्पताल अगर बनवाया तो उसमें आम जनमानस को इलाज भी मिल रहा होगा। ठीक है, वो बहुत सारे काम हुए वो जनता से जुड़ी चीजें, मूलभूत जरूरतें वो जनता की, और जनता के हित को लेकर के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप चंचल जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात रखी, जल्दी से आपके ही सवाल का जवाब तो ले लेने दीजिए। ओपी सिंह जी, राजनीति के किस चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे परिदृश्य को, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं? जी ओपी सिंह जी, अपनी बात रखिए। हाँ आलोक जी, पहली चीज तो यह है कि समाजवादी पार्टी की यही मर्यादा है, समाजवादी पार्टी की यही पहचान है, हल्ला बोल पार्टी की यही पहचान है, न किसी की सुनेंगे और हल्ला मचाएंगे ज्यादा। 2 चीजें बात मैं करना चाहूंगा। नंबर 1, भैया परिवारवाद आपको मुबारक हो। जातिवाद और परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति आपको मुबारक है। अगर 14 से आपने सीख नहीं लिया, 17 से सीख नहीं लिया, 19 से सीख नहीं लिया, 22 से सीख नहीं लिया, तो मैं समझता हूं कि 24 में भी आलोक जी, मेरी आवाज कट गई थी, जरा मुझे समय दीजिए प्लीज। धरने पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये आपको मुबारक हो। जरा इनका अखिलेश यादव जी इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भोपू बंद करा दिया, जरा इनको बंद कराइए। मुलायम सिंह यादव जी को जिस बेइज्जती के साथ, जिसने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी का, उसको आडवाणी जी खून के आंसू रोते हैं आज। शिवपाल यादव ने आडवाणी जी खून के आंसू रोते हैं। समाजवादी पार्टी का जो है मुरली मनोहर जोशी का हाल देख लीजिए, आपको पता नहीं होगा मनोहर जोशी कहाँ रहते हैं। आप हैं किसके? किसी के सर वो जो हर्ष हुआ है ये हर कोई जानता है। ठीक है, मैं चंचल जी आपके पास भी आऊंगा। ओपी सिंह जी, मैं आपसे भी जरा अपनी टिप्पणी लेना चाहूंगा। डीपी यादव जी हैं प्रवक्ता पीएसएल, मैं उनके पास आऊंगा। सर मैंने अपनी बात रखी, ठीक है, मुझे सबको मौका देना है, जितने मैंने अतिथियों को बुलाया है अपनी इस डिबेट में। डीपी यादव जी, जिस तरीके से चुनाव, क्या आपको लगता है सही ट्रैक पे जा रहा है? जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, किस ट्रैक पे आपको जाता नजर आ रहा है? ठीक है, ओपी सिंह जी सुनेंगे, जरा डीपी यादव जी को भी सुनेंगे, उनकी भी टिप्पणी लेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा, सुनिए जी। जो नेता पिता चाचा का सम्मान नहीं करता, वो जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो जनता भले मौका देते, लेकिन मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। डीपी यादव जी सुनेंगे, ओपी सिंह जी अब टिप्पणी तो सुनेंगे, जरा डीपी यादव जी की। देखिए आलोक जी, जो ये 2 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर के, इन चुनावों से सरकार की सेहत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सरकार कुछ बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन जो इन चुनावों के परिणाम होंगे कहीं ना कहीं उनके संदेश दूरगामी होंगे। आप देखिए जिस प्रकार से आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार से संविधान में परिवर्तन करके, नियम कानून में परिवर्तन करके, जब तक एक जनप्रतिनिधि
अपना पूरा कार्यकाल पूरा न कर ले, चुनाव वहां नहीं होने चाहिए। ये समय की बर्बादी है, जनता के पैसे की बर्बादी है। बीच में चुनाव कराना कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं होता है। अगर समय से वहां चुनाव होता तो लोकसभा का जो 2024 का चुनाव हो रहा है उसके साथ चुनाव होता है, 1.5 साल बाद चुनाव होता है। कहीं ना कहीं ये समय और धन की बर्बादी है। देखिए जिस प्रकार से चुनाव दोनों जगहों पर जिस ट्रैक पे जा रहा है वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसको अपने जो है विकास के कार्यों पर जो उसने काम किया है, डबल इंजन की सरकार है उसकी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी, उसके आधार पर आप चुनाव लड़िए, जाइए बताइए जनता के बीच में आपने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, किस प्रकार से आगे आपकी योजनाएं क्या है। आप वहां पर जो जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे तो वहां उन्होंने जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं कैसे उसको पूरा करेंगे बतौर सांसद, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री वहां गए, उसका नाम बदलने की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री आज वहां रामपुर में गए, वहां पर भी उन्होंने वहां से विकास से संबंधित कोई बात नहीं की। और अब आइए समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी लगातार 4 चुनाव हार चुकी है, चाहे वो 2017 का विधानसभा का चुनाव हो, उससे पहले 2014 का लोकसभा रहा हो, उसके बाद 2019 का लोकसभा रहा हो और 2022 का विधानसभा का चुनाव रहा। समाजवादी पार्टी ने भी कोई सबक नहीं ली है, न सबक सीखा है। समाजवादी पार्टी के लिए आज की तारीख में केवल और केवल आजमगढ़ तक ही सिमट के रह गया। समाजवादी पार्टी इस मुगालते में है, इस गलतफहमी में है कि उसने आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा की सीटें जीत चुकी है, वो जीतने जा रही है। लेकिन वहां जनता के नब्ज को तो टटोलिए, जनता क्या चाहती है। जनता कहीं ना कहीं चाहती थी कि वहां अगर एक स्थानीय कार्यकर्ता कोई रहता, समाजवाद का गढ़ रहा है आजमगढ़, केवल आजमगढ़ नहीं है, वो समाजवाद की पाठशाला भी रही है आजमगढ़। तो कहीं ना कहीं अगर वहां से कार्यकर्ताओं के बीच से एक कोई कार्यकर्ता आता, वो चुनाव लड़ता, तो निश्चित रूप से आज समाजवादी पार्टी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जो वहां के पूरे आपने सुझाव दिया, आपने बीजेपी को लेकर भी दिया, अपनी बात रखी और सपा को भी लेकर। मैं सपा के पास आ रहा हूं एक बार फिर से, मैं चंचल जी के पास। चंचल जी, कुल मिलाकर के देखिए ये मेरा कोई सवाल नहीं है, ये सीधा सा सवाल, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब चाहूंगा। चंचल जी ने अब मैं से मेरा सवाल जो कि डीपी यादव जी ने एक सुझाव दिया था कि आप लोगों ने हार से कोई सबक नहीं लिया और जनता की नब्ज नहीं आप लोग पकड़ पा रहे हैं। जब भाई काम किया तो कामों को गिनाइए, फिर इधर उधर क्यों ट्रैक से भाग रहे हैं? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा भाई साहब का जो परिवारवाद की बात हो रही थी। परिवारवाद का मैंने बताया आपको कि परिवारवाद ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं, इनके पास भी बहुत बड़ा लंबी फहरिस्त है, मैं उस पर नहीं आऊंगा। मैं आता हूं डेवलपमेंट की बात हो रही, जो आजमगढ़ में डेवलपमेंट जो हमारी सरकार ने किया है पिछले, मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम हो, सठियाओं का चीनी मिल हो, हमारे यहाँ मंदुरी एयरपोर्ट हो, चाहे हमारे यहाँ 2 राजकीय इंटर कॉलेज बनाया पिछली सरकार ने, हमारे यहाँ दूसरा जो है आप जो बड़ा काम हम लोग का हुआ है, अगर आपको बताएं कि आपका देखें बगल में क्या नाम है मेडिकल कॉलेज है, 300 बेड के अस्पताल बनाए हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने। और जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय का काम है, अनेकों नेक काम है। मैं आपको काम बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। क्यों नहीं बनाया? सवाल तो यही घूम फिर के आ रहा है। डीपी भाई का जो जवाब है मैं देता हूं, डीपी भाई का जवाब मैं देता हूं। उन्होंने बहुत सही बात बताई कि देखिए जो है क्या नाम है, समाजवादी जो है आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ एक नौजवान आपको बताएं समाजवाद का पाठ पढ़ करके अपनी विचारधारा रखता है, खुद की विचारधारा एक इंसान है। आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पोलराइजेशन नहीं होता है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री साहब आके पोलराइजेशन करने की कोशिश उन्होंने करी आजमगढ़ के बना करके, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि आजमगढ़ में काम क्या करेंगे। आपको बताएं ये वही लोग हैं, केवल नाम बदलने के माहिर लोग हैं। आपको याद दिलाता हूं, आदरणीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया था। और आपको बताएं नाम बदलने का इनका बहुत लंबा रिकॉर्ड है, लेकिन काम के बारे में नहीं बोल पाएंगे। ये केवल और केवल शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान यही बात करते हैं। नहीं, अब सारा काम तो मुझे लगता है कि अब आप ही लोगों ने बता दिए, तो अब बीजेपी के पास गिनाने के लिए कोई बचा नहीं। सुनिए, अब दूसरी बात से पहले मैं एक सवाल का जवाब ले लूं जल्दी से। सुनिए, आपने तमाम सारी अपनी कार्य भी बता दिए, उपलब्धियां भी गिना दी, अब जरा टिप्पणी तो ले लीजिए। एक जवाब डीपी भाई का रह गया है। हाँ, जल्दी से दीजिए। चलिए, प्रत्याशी नहीं मिला था लोकल। मैं आपको बताऊं कि आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हम लोग आजमगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा नेता आजमगढ़ पाया है कि जिसने जो दलितों, शोषितों, वंचितों सबकी आवाज को लोक सदन से लेकर के सड़क तक जो है उठाने का काम किया। अगर आपको ध्यान होगा, आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर एक ऐसे नेता हैं जो आरक्षण को लेकर के, और आपको बताएं, आपको याद होगा जब
बसपा की सरकार सर्च कर रहा था, मैं भी यूट्यूब पे मारा था कि कौन से प्रतिभागी की प्रबल दावेदारी दिख रही थी, मुझे तो गुड्डू जमाली की नजर आई यहाँ पर। की आवाज को उठाने का काम किया। सुनिए मुझे तो मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे ही। अब आपने कहा इस सवाल का जरा मैं जवाब ले लेता हूं सर। गुड्डू जमाली को लेकर के मेरे साथ यूट्यूब पे बार बार आ रहा था सर, उसको उस प्रत्याशी को लेकर के। मैं सुशील जी से जरा एक टिप्पणी ले लूं जल्दी से। क्या सुशील दुबे जी से मेरा सवाल ये कि गुड्डू जमाली ने जिस तरीके से काम किया है वो बीएसपी प्रत्याशी के रूप में, उनको लेकर के उनका जनाधार जनता के बीच काफी नजर आ रहा है। आलोक जी, सबसे पहले तो आपने सबके सवाल जवाब ले लिए। हाँ। मैंने आते ही 3 बड़े प्रमुख जनहित के सवाल किए थे। जी जी। राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता जो ओपी सिंह जी बैठे हैं, लेकिन आपने वो सवाल नहीं लिए। जयप्रकाश नारायण वाला, पारा के एक्सीडेंटल बोर्ड वाला और नदी वाला। चलिए आपको ही मौका दे रहे हैं, आप सवाल पूछेगा ओपी सिंह जी से। आप ही पूछेगा, मैं नहीं पूछूंगा। आप चलिए। अब दूसरा मैं गुड्डू जमाली पे आता हूँ। बेशक गुड्डू जमाली एक शानदार बिजनेसमैन है, बड़े ठेकेदार हैं और समाज में अपने पैसे का सदुपयोग अच्छे से करते हैं और व्यवहार कुशल आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए पिछले चुनाव में 2,60,000 वोट पाए थे वो। बात गुड्डू जमाली की यहाँ नहीं है आलोक जी, बात यहाँ हाथी की है। जब समाज में ये संदेश है और बाकायदा संदेश है, जिन रमाशंकर सिंह रसड़ा वाले एकमात्र विधायक बीएसपी के प्रस्ताव पर योगी जी 3 करोड़ से 5 करोड़ निधि कर सकते हैं, क्या उनके इतने विधायक में से कोई विधायक नहीं था? ये मैसेज साफ है कि बहन जी मायावती एकदम खुले से और छुपे से बीजेपी के साथ है। तो ये चुनाव गुड्डू जमाली वाला नहीं रह गया है, ये चुनाव ये सपा का और बीजेपी के बीच में आ गया है। अब गुड्डू जमाली अच्छे हैं, बेशक अच्छे हैं, उनकी अच्छाइयाँ इतिहास याद रखेगा, लेकिन चुनाव का जो निर्णय होता है वो अब जात का निर्णय है, धर्म का निर्णय है और 1 to 1 चुनाव है, तो उस चुनाव के रिजल्ट अलग आएंगे। दूसरी बात मुझे ये कहना है, मैं चुनाव आयोग से आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मांग करूंगा, भविष्य में कोई चुनाव हो, अगर 2 जगह लड़ता है तो पहली बात 2 जगह आदमी को लड़ना नहीं चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर डरता है तो एक ही जगह लड़े और 2 जगह लड़े, और अगर छोड़ता है तो उस पूरे चुनाव खर्चा उस आदमी के व्यक्तिगत खाते से वसूल करना चाहिए और आगे के लिए उसको उस चुनाव के लिए बैन कर देना चाहिए। ये कोई तमाशा, और जनता ने भी इस तमाशे को सरमाथे पर रख लिया है। सीट छोड़ दी, धर्मेंद्र जी आ गए बड़े प्रसन्न, वंचितों के, शोषितों के, फलां के, पिछड़ों के। अरे ये क्या तमाशा जनता ने बना रखा है, क्या तमाशा नेताओं ने बना रखा है। लिमिट आप 2 से क्यों लड़ते हो अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस है तो फिर छोड़ते क्यों हो? और छोड़ते हो तो जिस आदमी, मैं तो कह रहा हूं उससे कि अगर छोड़ा है तो इनको हरा के वो जनता को बताना चाहिए कि छोड़ते हो क्यों। लेकिन यही काम बीजेपी भी करती है, यही काम सपा भी करती है, यही काम सब करते हैं। अच्छा हुआ कांग्रेस ने मैदान से ही छोड़ दिया, कम से कम किससे ही तो खत्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव तो इसमें कोई भी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। ओपी सिंह जी, मैं आपसे जरा प्रतिक्रिया आप चाहूंगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी, और आप भी एक पेशे से बड़े वरिष्ठ पत्रकार ही हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ही है। आलोक जी, पहले तो मैं चंचल यादव सपा ने भी सवाल किया है और वरिष्ठ और ख्यातिलब्ध पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार सुशील दुबे जी ने भी सवाल किया। पहले मैं चंचल यादव जी का बयान ठीक। ऐसा है कि जो भी डिबेट होता है आलोक जी, उसमें विकास जरूर आता है। इन्होंने विकास किया, इतना विकास किया 12 से 17 में कि 19 में भी विकास काम नहीं आया और 22 में भी विकास नहीं आया। अरे काम हमने विकास नहीं किया, काम बताइए। तो 19 में भी हम भारी बहुमत से भी जनता जागरूक हो गई है, पूरे देश के नौजवान रोड पे खड़े हैं आज के टाइम में। और आपको याद रखिए, अभी ये जो चुनाव है, अभी मैं आपको बताऊं, तो जनता ये जानती है कि विकास चुनाव है, ये 2024 को बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है प्रदेश के बजाय, और आपका सिंहासन डोलेगा, याद रखिए इस बात के लिए। और सुनिए, जीत के घमंड में मत रहिए, सत्ता आती है जाती भी है। दारों का विकास किया, तो किसने विकास किया ये अच्छी तरह से सबको मालूम है। दूसरी बात ये है कि सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, ख्यातिलब्ध पत्रकार, इन्होंने 3 चीजें बताई कि ये 3 का काम नहीं हुआ। हम समझते हैं कि सुशील दुबे जी, अगर आप प्रदेश में विकास हुआ हो और आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने भी 37 साल पत्रकारिता की है और बड़े अखबार की पत्रकारिता की, छोटे अखबार की पत्रकारिता नहीं की।
दैनिक जागरण का मैं 27 साल ब्यूरो चीफ रहा हूं। पत्रकार कितना निष्पक्ष होता है और कितना नहीं, ये जनता खुद देखती है। हम ये कहते हैं 3 सवाल, मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सुशील दुबे जी, यदि प्रदेश का विकास हुआ हो, लखनऊ का विकास हुआ हो, लोगों के जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंची हो, तो आपको तारीफ करते हुए इन 3 सवालों को उठाना चाहिए कि भैया गोमती पर क्या हुआ और कौन जयप्रकाश नारायण का क्या हुआ, उनका क्या हुआ। देखिए, विकास जनता देखती है सुशील दुबे जी, और हमारी जो जीत हुई है ऐतिहासिक, वो विकास और दूसरी चीज, हमने गरीबों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया। 5 साल में 46 लाख हमने जो है आवास दिया गरीबों को। किस सरकार ने दिया था? किसने शौचालय दिया था? किसने बिजली दिया था? किसने जो है मुफ्त गैस दिया था? देखिए, वरिष्ठ पत्रकार भी सुशील जी भी आपके आगे देखिए नतमस्तक हुए, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, जो आपने तमाम सारी योजनाएं गिनाई। सुशील जी, क्या लगता है कि कुछ कमी रह गई कि मुद्दे वो उठा नहीं पाए क्या? हमारी पिछली सरकार ने एक तो सपा के प्रवक्ता जी, चुप कराइए, मैं किसी के बीच में डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ना, डेवलपमेंट की बात ठीक है, जरा एक और स्वस्थ मुद्दा उठाया था, इसलिए जरा सुशील जी की टिप्पणी ले लीजिए। देखिए, सपा के प्रवक्ता सुनेंगे, सपा के प्रवक्ता जी ये सुन लें, ये बड़े चैनल पे बैठे हैं, सुनेंगे। सपा के तो बताए ना कि रामपुर का क्या विकास। ओपी सिंह जी, यादव सांसद रहे, चंचल जी, यादव सांसद रहे, ये बहुत बड़े चैनल पे आप बैठे हैं, यहाँ के नियम और एक मर्यादा भी होती है। आप बहुत बोलेंगे तो इससे नहीं वहाँ पर आजमगढ़ जीती जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं किसी को इतना मौका देते नहीं, मैं बराबर से सबको मौका देता हूँ जी। चलिए, ठीक है, चंचल जी, अभी बात सुनिए जरा, अभी सुनने का भी मादा रखिए जी। पहले चूंकि एक पत्रकार को लेकर भी बात चल रही थी, ठीक है सुशील जी, आप अपनी बात रखिए। ओपी सिंह जी, अब सुनिए, तो अब आपने सवाल उठाया ना जी, अब आपने विकास को लेकर भी बात की, आपने उन मुद्दों को लेकर के उठाया, आपने अपनी पत्रकारिता के अनुभव बताया। अब सुनिए सुशील जी। ओपी सिंह जी, बेशक ओपी सिंह जी हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, मैं खैरात शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बेशक बीजेपी के विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष ना होते तो उस गड्ढे में न फंसते, जाके कौशाम्बी के जिस गड्ढे में फंस के वो पता नहीं जमानत गई नहीं गई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी याददाश्त ठीक है, लेकिन चुनाव हारे। एक डिप्टी सीएम कद का, देखिए नैतिकता भी कई राजनीति में होती है, सुस्तता भी होती है। आपका मैंने वो बायोडाटा देखा, बायोडाटा, अरे किसी एक कार्यकर्ता, आप ऐसे किसी एक कार्यकर्ता को, अरे आप आप खुद मर्यादा खराब कर रहे हैं। अब आप खुद इतने बड़े पत्रकारों के, आप खुद वो जब पूरी बात हमने तो आप बोलिए ना, तो मैं मेरी बात तो सुनिए ना, तो मेरी बात तो सुनिए। आप जागरण रहे, लेकिन आप बात तो सुनिए। चुनाव हार गए तो गड्ढे में चले गए। अरे गड्ढे, वो प्रदेश का गड्ढा मुक्त जो कर रहे थे, तो वो गड्ढे में चलेगा भाई साहब, बात तो समझिए। अच्छा खैर, आप उनकी जगह पर किसी और, आप ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को डिप्टी सीएम बना देते, उनको एमएलसी बना देते, तो जो 40 साल से लगे हैं उनका भाग खुल जाता। अरे वो तो डिप्टी सीएम रह ही चुके हैं, उनको तिलक हल्दी लगी चुकी है। केशव मौर्य जी के उप मुख्यमंत्री बनने से आपको क्या परेशानी है? मुझे बड़ी खुशी है, मैंने तो बधाई दी थी, मैं तो घर जाके बधाई भी देके आया हूँ। मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि जो आदमी डिप्टी सीएम होने के बाद भी, अरे आप अब्दुल्ला और राम, अब अब्दुल्ला अगर डिप्टी सीएम का लेवल ये हो गया है कि अब्दुल्ला राज नहीं होने दिया जाएगा, रामराज होगा, तो बात सच है। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, अगर राम को अब्दुल्ला से मिलाया जाएगा, चूंकि आप जीत रहे हैं, चूंकि आप हिंदू, एक जो माहौल बना हिंदुओं का, एक जो ज्ञान वापी राम मथुरा, ये जो आप बना हुआ, तो आप जीते को सवाल को नहीं दोष गुसाई, आप जीत रहे हो, जो चाहे आपको जीत मुबारक। कांग्रेस की 25 कितने साल बहुमत से जीतती आई थी, आज कहीं नहीं है कांग्रेस, आज कांग्रेस कहीं नहीं है। तो जीत का इतना अभिमान, और देखिए जीत अगर है तो आप जयप्रकाश नारायण, आप करें कौन जयप्रकाश नारायण? अरे जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र 1600 करोड़ का, अरे गोमती माँ, गोमती जिसको गोमती मैया कहते हो। चलिए, फिलहाल चुनाव के पहले मुद्दे जो आ रहे हैं हम उस पर चर्चा करें। डीपी जी, मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि राजनीति में नैतिकता की बात सब कर रहे हैं, शुचिता की बात कर रहे हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं चुनाव के पहले अपनी सुविधा के अनुसार शुचिता की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, नहीं लगता डीपी जी?
देखिए अभी किस प्रकार से हाँ। ओपी सिंह जी बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि वो दैनिक जागरण के पत्रकार रहे हैं, बड़े अखबार की, कितने गर्व से कह रहे थे कि दैनिक जागरण बहुत बड़ा अखबार। तो मैं क्या बताऊं, हिंदुस्तान छोटा अखबार है, अमर उजाला छोटा अखबार है, अमृत विचार छोटा अखबार है। ये अखबार जो होते हैं इनकी बड़ाई नाम से बड़े नहीं होते हैं, उसमें जनता से संबंधित, जनता के मुद्दे कितनी गंभीरता से उठाए जाते हैं, इससे उनकी बड़ाई होती है। नहीं तो वही कहावत हो जाती है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। अखबारों के बारे में इस तरह से ना बताइए। और आज की डेट में कौन अखबार कितना जनता काम किया है तो वो बता रहे हैं, मुद्दे उठा रहा है, जनता के मुद्दे उठा रहा है, पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं, आप पत्रकारों पर धीरे-धीरे सवाल उठाएंगे, आप कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, फिर धीरे-धीरे आप टीआरपी की बात करने लगेंगे, फिर आप पैनल की बात करने लगेंगे। जी, मुद्दा वो अच्छा होता है जो चुनाव के पहले जो जनहित में हो, वो मुद्दा अच्छा होता है। मुद्दा ये नहीं होता है, इतने साल का अनुभव है मैं पत्रकारिता का, हमें ये इतने छोटे छोटे अखबार हैं जिनको आप छोटा कह सकते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को इतनी छोटा बड़ा बनाता कौन है? इतने छोटा बड़ा बनाते हैं, उठा रहे हैं, इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं कि आप उनको पढ़ेंगे देखेंगे तो जानेंगे कि बड़े बड़े अखबार आज की डेट में उनके आगे असफल हो गए हैं। जी चलिए, लेकिन सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन जब हम राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की बात करते हैं तो चुनाव के पहले किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, वो भी लोकसभा के उपचुनाव में वो तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। क्यों नहीं बात विकास की बात होती है, आखिर विकास की बात कब होगी? यहां पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कुरुक्षेत्र जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।